नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी सुनसान अड्डे पर, वहां पर एक अंडरग्राउंड मीटिंग हॉल था। वहां पर बहुत ज्यादा हाईटेक सिक्योरिटी थी। हालांकि वहां पर खड़े लोग बहुत ज्यादा ट्रेन फाइटर तो नहीं लग रहे थे, लेकिन वह सब के सब अंडरवर्ल्ड के खतरनाक हत्यारे थे। उनके आसपास का ओरा काफी खतरनाक था। थोड़ी ही देर में वहां पर कई सारी कार रुकी। उसमें से अनाया निकली। उसके पीछे पीछे पीटर और कुछ गार्ड भी निकले। बाकी के गार्डों बाहर ही रुक गए। अनाया पीटर के साथ अंदर चली गई। जैसे ही अनाया अंदर पहुंची, उसने देखा वहां पर 4 लोग बैठे हुए हैं। ये हर्षवर्धन के अंडरवर्ल्ड में खास लोग थे, जिसमें से 2 उसके लिए काम करते थे और 2 उसके दोस्त कम भाई थे। अंडरवर्ल्ड की गद्दी पर रहते हुए हर्षवर्धन ने काफी गैंग के लोगों की मदद की थी, इसीलिए उनका भाईचारा अच्छा था। जैसे ही अनाया अंदर आई, उसके साथ पीटर को देखकर उन लोगों के चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं बदले, क्योंकि पीटर फ्रांस में पॉइजन क्वीन का राइट हैंड था और फ्रांस में वही उनकी गैंग को देखता था। वही अनाया को देखते ही उन सभी ने अनाया को ग्रेट किया। वहां सामने एक बड़ी सी स्क्रीन पर 2 और लोग भी दिख रहे थे, जिसमें से एक विक्की सहगल था और दूसरा जितेंद्र मल्हार राणा था। दरअसल जब मदद मांगने के लिए अनाया ने विक्की सहगल को फोन किया था, तब जितेंद्र राणा उसके पास ही था और हर्षवर्धन को मुसीबत में पड़ा देखकर वह भी चिंतित हो गया। भले ही वह उसे चिढ़ाता था, उसे काफी बार झगड़ता भी था और उससे बहस भी करता था, और कई बार उन लोगों ने आपस में छोटी मोटी चालें भी चलते थे, जिसमें एक दूसरे का नुकसान हो। लेकिन दूसरे देश में इतने बड़े खतरे में होने के बाद जितेंद्र हर्षवर्धन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। जितेंद्र को वहां देखकर एक पल के लिए तो अनाया की आंखें छोटी हो गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते। तभी विक्की वहां बैठे लोगों को देखते हुए बोला, मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि सामने खड़ी हुई लड़की और कोई नहीं हमारी लेडी बॉस है। फिर वह अनाया की ओर देखकर बोला, भाभी आगे जो 2 लोग बैठे हैं वह किंग के लिए काम करते हैं, और उसके पास जो 2 लोग बैठे हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। वह दोनों गैंग पर आप भरोसा कर सकती है। अनाया उन सबको बस हाँ में सिर हिला देती है और सबकी ओर देखकर गंभीर आवाज में बोली, सिचुएशन आप लोगों को पहले ही बता दी गई है। हमें हर हालत में कल शाम तक हर्षवर्धन को वापस लाना होगा। अगर हो सके तो हमें जल्द से जल्द उसे वापस लाना होगा, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसे जहर दिया गया है। अब तक हम नहीं जानते कि वह जहर क्या है और उसके साइड इफेक्ट क्या है, या फिर उसकी वजह से शरीर में कितना नुकसान होता है। हमें उसे वापस लाने के बाद उसे डिटॉक्सिफाई विश्रुत भी करना होगा। उसके लिए हमें वक्त चाहिए, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उसे वहां से निकालना होगा। और मुझे लगता है रॉयल फैमिली इतनी आसान भी नहीं है। वो हर हालत में कल तक हर्षवर्धन पर प्रेशर बनाएंगे ताकि वो प्रिंसेस डायना से शादी करने के लिए हामी भर दे। यही उनका मोटिव है। वह चाहते हैं कि फ्रांस पर उनकी पकड़ बहुत ज्यादा है, या फिर मैं कह सकती हूँ उनका प्लान है कि वह और देश पर भी अपनी पकड़ कस ले। भले ही वह फ्रांस की रॉयल फैमिली है, लेकिन दूसरे देशों में उनका दर्जा ऊंचा नहीं है, और अगर हर्षवर्धन शादी के लिए मान गया तो वह बाकी की कंट्री को भी अपने अंदर ले सकते हैं, हर्षवर्धन की पावर की मदद से, या फिर उन पर अपने कानून लागू कर सकते हैं। यही नियत से वह हर्षवर्धन को फंसा रहे हैं। आप लोग हर्षवर्धन के लिए काम करते हैं, और मेरे पास जो खड़ा है वह पीटर है। वह पहले भी मेरे लिए काम हो चुका है। तभी विक्की चिंतित आवाज में बोला, लेकिन भाभी प्लान क्या है, वह बताए। ये सुनकर अनाया के आसपास का ओरा खतरनाक हो गया और वह अपनी डरावनी आवाज में बोली, फाइनेंस स्ट्राइक। उन्हें पता होना चाहिए कि उसने किसी इंसान पर हाथ डाला है। ये कहते हुए उसके आसपास का ओरा बहुत ज्यादा खतरनाक होने लगा था, जिस वजह से वहां बैठे हुए लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। उनमें से किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली सी लड़की का ऑरा इतना खतरनाक हो सकता है। उनके हिसाब से तो वह बस हाउसवाइफ थी, उनके पास कोई ज्यादा पावर नहीं थी। लेकिन अब अनाया का खतरनाक ऑरा महसूस करके वह समझ गया कि यह कोई मामूली लड़की नहीं है। इतने बड़े गैंग के बॉस होने के बाद भी उन्हें भी डर लगने लगा था, और एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। पूरी डिस्कशन होने के बाद अनाया पीटर के साथ वापस चली गई। जाते चाहते हुए ऐसा लग रहा था जैसे अनाया के अंदर कोई आग धधक रही हो।
जो सब कुछ तबाह करके रख देगी। और शायद सच भी था। इतिहास के पन्नों में तो ना सही, लेकिन आने वाले कुछ सालों तक कल का दिन फ्रांस का ऐतिहासिक दिन बनने वाला था। सब कुछ खत्म होते होते सुबह होने को आई थी। अनाया, जो पूरी रात नहीं सोई थी, वह अपने कमरे में आराम से लेटी हुई थी। उसने हर्षवर्धन की चिंता में एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला था। वह बस हर पल टेंशन से इधर उधर टहल रही थी और हर चीज पर ध्यान दे रही थी कि सारा काम अपनी जगह सही है या नहीं। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इस बीच उसने कुछ घंटे जहर को एनालिसिस में भी लगाए, क्योंकि रोबोट नोबिता ने हर्षवर्धन की बॉडी स्कैन करके उसके रिपोर्ट भी भेजे थे। अनाया को थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा था कि यह जहर किस प्रकार का हो सकता है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रही थी। सुबह के 4 बजे के आसपास अनाया के पास रोबोट डोरेमोन आया। उसके हाथ में कुछ फ्रूट्स और जूस थे, जिसे देखकर अनाया उसे गुस्से में बोली है, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना। ये सुनकर पीछे खड़ा हुआ बटलर चिंतित आवाज ने बोला, मैडम, हमें पता है कि आप बॉस के लिए परेशान हैं और हम भी परेशान हैं, लेकिन आपको अभी यह भी सोचना चाहिए कि अब आप प्रेग्नेंट हैं और इस नाजुक हालत में आप इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते, खास करके पहले 3 महीने। इसीलिए आपको अभी कुछ खा लेना चाहिए ताकि आपके शरीर में जान बनी रहे। बटलर के समझाने के बाद अनाया खुद को शांत करती है और मजबूरी में ही सही, लेकिन थोड़े बहुत फ्रूट खा लेती है और थोड़ा सा जूस पी लेती है। तभी वहां पर रोबोट सुजुका आई और अनाया को ग्रिट करते हुए बोली, मास्टर, सब कुछ तैयार है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। तो अनाया उसे देखते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। तो रोबोट शिजुका बोली, आपने जिस तरह की प्लानिंग की है वह बहुत ज्यादा हद तक तबाही मचा सकती है और फ्रांस की आम पब्लिक के बीच ये काफी परेशानी भरा हो सकता है और शायद गवर्नमेंट भी हमें रोकने की कोशिश करें। ये सुनकर अनाया गहरी आवाज में बोली, फ्रांस के प्रेसिडेंट को फोन करो, मुझे उससे अभी बात करनी है। ये सुनकर रोबोट नोबिता तुरंत अपने काम पर लग गई। वैसे तो किसी प्रेसिडेंट से बात करने के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत हो सकती है या फिर अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत हो सकती है, लेकिन अनाया की पहचान खास थी और वह अभी इस वक्त अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसे रोक सके। थोड़ी ही देर में उसकी बात फ्रांस से प्रेसिडेंट से हुई। अभी प्रेसिडेंट कुछ बोलते उससे पहले ही अनाया अपनी खतरनाक आवाज में बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, इतनी रात को फोन करने के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन सिचुएशन इमरजेंसी है। ये सुनकर प्रेसिडेंट बोले, वह तो मुझे समझ आ ही गया था, लेकिन मैं जान सकता हूँ मैं किसे बात कर रहा हूँ? तो अनाया बोली, आप मुझे मिसेज हर्षवर्धन रावत कह सकते हैं। ये सुनकर प्रेसिडेंट एक पल के लिए तो चौंक गई, लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए बोली, जी कहिए मिसेज रावत, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो अनाया बोली, सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। फ्रांस के किंग ने कल हर्षवर्धन को डिनर पर इनवाइट किया था, लेकिन उन लोगों ने चालें चली और हर्षवर्धन को जहर देकर पैलेस में ही रोक लिया। वो हर्षवर्धन पर प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि उसकी शादी रॉयल फैमिली में हो जाए और वो उसकी साइड हो जाए, और अभी भी वह पैलेस में ही है। वही यह न्यूज़ प्रेसिडेंट के ऊपर किसी बम की तरह फटी। वह तुरंत अपनी जगह पर खड़े हुए और परेशान आवाज में बोले, मिसेज रावत, आप इतनी बड़ी न्यूज़ मुझे इस तरह से बता रही है, आपको मुझे रात को ही बता देना चाहिए, हम कोई ना कोई प्लानिंग करते। ये सुनकर अनाया अपनी डरावनी आवाज में बोली, मैंने आपको प्लानिंग करने के लिए नहीं फोन किया, न ही आपकी मदद मांगने के लिए फोन किया। ये सुनकर प्रेसिडेंट शांत आवाज में बोले, तो आपने मुझे फोन क्यों किया है? तो अनाया अपनी खतरनाक आवाज में बोली, कल फ्रांस शायद अराजकता में जा सकता है। मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ ताकि आप फ्रांस की जनता को काबू में रख सके, और हो सके तो पैलेस के आसपास की ज्यादातर एरिया को खाली कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर तक। आपको हर्षवर्धन को बचाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह मैं देख लूंगी। वही यह सुनकर प्रेसिडेंट को भी गुस्सा आया। वह थोड़ी नाराज आवाज में बोला, मिसेज रावत, मुझे पता है कि मिस्टर रावत काफी पावरफुल है और उनके पास काफी ताकत है, लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वह फ्रांस का रॉयल परिवार है, आप इस तरह से उनसे भिड़ नहीं सकती, न ही आप उनसे जीत सकती है। आप खुद मुसीबत में पड़ जाएगी, आपको गवर्नमेंट की मदद की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर अनाया अपनी डरावनी आवाज में बोली, चिंता तो रॉयल फैमिली को करनी चाहिए, उसने उस इंसान पर हाथ डाला है
जो मेरा है और मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है। जो मेरी चीजों को छुए भी मैं उसको दुनिया के नशे से गायब कर देता हूँ। तो फिर रॉयल फैमिली को अपना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। मैंने आपको सिर्फ इसलिए फ़ोन किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस लड़ाई में आम जनता पीसे या फिर कोई भी बेवजह मरे। मैं चाहती हूँ कि आप फ्रांस की गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस को आम जनता की प्रोटेक्शन के लिए तैनात करें। और सबसे अहम बात, कल जो कुछ भी हो आप बीच में ना पड़े, यही आपके लिए अच्छा है। ये सुनकर प्रेसिडेंट भी समझ गया कि मिसेज रावत कोई आम शख्सियत नहीं है। इतना आत्मविश्वास और इतना खतरनाक अंदाज कोई आम लड़की का नहीं हो सकता। इसलिए प्रेसिडेंट गंभीर आवाज में बोला, ठीक है, जैसा आप चाहती है वैसा हो जाएगा। मिसेज रावत, हम आपकी और रॉयल फैमिली के बीच नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी हमारी मदद की जरूरत हो तो बस हमें इन्फॉर्म कर देना। इतना बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही फ्रांस के प्रेसिडेंट ने तुरंत अपने सेक्रेटरी को बुलाया और सिचुएशन के बारे में पता करने को कहा। और सबसे बड़ी बात, उसने मिसेज रावत की आइडेंटिटी पता करने को कही और कहा कि उनकी पावर क्या है और उन लोगों ने क्या प्लानिंग की, इस बारे में पता करें। लेकिन फ्रांस के प्रेसिडेंट को नहीं पता था कि जब अनाया अपने पर आती है तो वह अपनी परछाई पर भी यकीन नहीं करती। उसे ऐसा प्लान बनाया था जो दूर दूर तक किसी को भनक भी ना लगे। अब इंतजार था तो सिर्फ अगले दिन का, न कि किस तरह से अनाया रॉयल फैमिली पर कहर बनकर टूटेगी। रॉयल फैमिली को अपने किए पर पछतावा होगा। क्या रॉयल परिवार छोड़ेगा हर्षवर्धन को? और क्या होगा जब आगे चलकर हर्षवर्धन प्रिंसेस से शादी करेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।